ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसके नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है रक्त वाहिकाएं। रक्त मतलब ब्लड जो है उसका वहन कौन करता है, यानी कि परिवहन कौन करता है। तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो के लिए जो पाथवे बनाया गया है वो किसके द्वारा होता है, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स में हम लोग किस किस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर में आता है आपका वेन, जिसको सिरा बोलते हैं। और थर्ड नंबर में आपका हो जाता है कैपिलरी, कैपिलरी यानी केशिकाएं। केशिका, केशिका जो केस के समान क्या होता है, अत्यधिक थीन होती हैं, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल आज जो देखने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि वैसे वेसल्स या एक कंटेनर के रूप में जिसमें ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में इसका क्या होता है, सप्लाई होता है। यानी कि मेनली हम लोग बात कर रहे हैं इससे जुड़े हुए जो हैं लंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लंग्स हमारे बॉडी का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वहीं पर गैस, ऑक्सीजन गैस जो होती है, लास्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं पर सब पहुंचाई जाती हैं। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, तो ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, और ब्लड का जो परिवहन करते हैं, ब्लड के लिए जो पाथवेज बनाए गए हैं वो ब्लड वेसल्स कहे जाते हैं, जिसमें आपका आर्टरी, धमनी, और सेकंड है वेन, और तीसरा आपका हो जाता है कैपिलरीज। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग आर्टरी और वेन को एक साथ देखेंगे और फिर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरी और वेन दोनों जहां पर क्या होता है कनेक्ट होती हैं वो जगह होती है। आर्टरी यहाँ अलग पढ़ेंगे, वेन्स ठीक जो आर्टरी के लिए पढ़ते हैं वो उल्टा किसके लिए हो जाता है, वेन्स के लिए। यानी कि आर्टरी के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो वेन्स के बारे में उसका क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा लिखेंगे। यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तब आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो दोनों को कनेक्ट करने वाली जो वेसल्स होती है वो कैपिलरी है। एक आर्टरी ब्लड के लिए वेसल्स का काम करती है, वेन भी ब्लड के लिए वेसल्स का काम करता है, और कैपिलरी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या करता है, ब्लड का। आगे तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जो आर्टरी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो आर्टरी के लिए हम लोग पढ़ेंगे ठीक उसका उल्टा किसके लिए पढ़ेंगे, वेन्स के लिए पढ़ेंगे। यानी जो धमनी के लिए पढ़ेंगे वो उल्टा करके किस पर हमको अप्लाई कर देना है, सिरा पर अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे सिरा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे आप लोग सिरा। यहां पर एक तरफ लिखिए धमनी, जिसको हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां पर लिख लेते हैं सिरा, वेन। ठीक है, एक तरफ सिरा को देखेंगे और एक तरफ आर्टरी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो धमनी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी और लचीली होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखिएगा धमनी के लिए, तो लिखिएगा ये मोटी तथा लचीली होती है, लचीली होती है। ठीक है, धमनी के लिए क्या लिखिएगा कि ये थोड़ा मोटा और लचीला होता है। ठीक है, दे आर थिक, इसके लिए लिखिएगा दे आर थिक एंड
फ्लेक्सिबल। ठीक है, दे आर थिक एंड फ्लेक्सिबल। तो सिरा के लिए इसका क्या उल्टा लिखेंगे? अभी ये मोटा है और लचीला भी है, तो वेन्स के लिए मैंने बताया कि इसका अपोजिट लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। तो ये लिखिएगा कि ये कम मोटी तथा कम लचीली होती है, कम लचीली होती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से चीजों को समझना है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा लिख दिया है। तो यहां पर लिखिएगा कि दे आर लेस थिक एंड लेस फ्लेक्सिबल। समझ में आया ये बात? ये आर्टरी के लिए लिखा कि ये मोटी तथा लचीली होती है, और सिरा के लिए लिखते हैं कि ये कम मोटी तथा कम लचीली होती है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा ये हमारे शरीर की गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। ठीक है, यहां पर लिखा धमनी के लिए कि धमनी जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती हैं। तो ठीक इसका उल्टा लिखेंगे वेन्स के लिए कि ये हमारे शरीर के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से समझते हैं, उनके लिए दे आर situated डेप्थ ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर के क्या होता है, गहराई में, डेप्थ में पाए जाते हैं। इसके लिए लिखिएगा दे आर situated above surface of our body। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है जो नहीं समझ में आने वाला हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो भी चीजें मैं आपको कराता हूँ, जो भी बताता हूँ, वो बिल्कुल उसका जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल सिंपल लिखता हूँ, ताकि कोई भी इसको पढ़े तो आसानी से उसको क्या है, समझ में आ जाए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट आपका होता है, इसमें लिखिएगा कि जो आर्टरी होती है, जो धमनियां होती हैं, ये ऑक्सीजन युक्त, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त, या फिर इसको कह देते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन हो। ये ऑक्सीजन या शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, समझ में आया बात? कि जो आर्टरी होती है, हमारी धमनियां होती हैं, ये ऑक्सीजन युक्त, यानी कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन का सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा हो, यानी कि शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही यहाँ पर शुद्ध रक्त कहा जा रहा है। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या हो, अधिक हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आप कहते हैं, तो शुद्ध रक्त ही उसको कहा जाएगा। तो उसका परिवहन कौन करता है? आर्टरीज करती हैं। ठीक, अब इसका उल्टा यहां पर लिख लेंगे कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन रहित, यानी बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन रहित, या इसको कहेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड रक्त का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिख लीजिएगा फिर इसके लिए कि
दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहिए या प्योर ब्लड कहिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे कि दे ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको आप लोग इम्प्योर ब्लड कह लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आर्टरीज से रिलेटेड मैंने आपको बात बताया कि जो आर्टरीज होती है ये मोटी तथा लचीली होती है, और ठीक इसका उल्टा वेन्स के लिए क्या बताया कि कम मोटी तथा कम लचीली होती है। फिर वापस से आर्टरीज में देखेंगे तो ये हमारे शरीर की गहराई में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा कि ये हमारे शरीर के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर ये जो आर्टरी है, धमनियां हैं, ये शुद्ध रक्त जिसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, और ये जो सिरा है ऑक्सीजन रहित, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के ब्लड का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। आई होप ये जो तीनों पॉइंट्स है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए कि अपवाद होता है, जैसे कहने का मतलब है कि धमनी में एक पल्मोनरी आर्टरी होता है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और ठीक उसी तरह सिरा में भी कोई होगा। यानी कि मैंने क्या बताया कि जो चीज हम लोग धमनी के लिए पढ़ेंगे वो उसका उल्टा सिरा के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि एक पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुस कहने का मतलब फेफड़े से है। ठीक है, फुफ्फुस कहने का क्या मतलब है, मेरा फेफड़े से, यानी कि फेफड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती, वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद में लिखेंगे, एक्सेप्शन में लिखेंगे, दोनों के लिए। तो यहाँ पर मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद इसको लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी मिटाएंगे और इसके बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे फिर से। अब आगे के पॉइंट्स बढ़ा रहा हूं, फिर देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें और आने वाला है। ठीक है, तो देखने वाले हैं हम लोग कि अब धमनी के लिए ही लिख रहे हैं कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। हमने पढ़ा कि जो भी धमनियां होंगे हमारे शरीर में ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन में एक पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड का परिवहन करती है। ठीक उसी तरह से यहां पे लिख लेंगे फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है या करता है, जो भी लिखिए। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में एक्सेप्शंस है, दोनों में अपवाद है, यानी कि फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। तो लिखेंगे यहां पर कि पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड, यानी कि जो पल्मोनरी वेन है, जो फुफ्फुस सिरा है, वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस का मतलब मैंने बता दिया कि फुफ्फुस का मतलब यहाँ फेफड़े से है। यहाँ पर फेफड़ा समझना है कि फेफड़ों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो भी बात बता रहा हूं
उसका एक रिलेशन है। यहाँ पे फुफ्फुस मैंने फेफड़ा बताया, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खुद से कॉमन सेंस लगाकर समझ जाना चाहिए कि हाँ आखिर ये क्यों कहा जा रहा है। सब सारी बातें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि धमनियों में जानते हैं वाल्व नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लिखिएगा कि धमनियों में वाल्व नहीं पाया जाता है। धमनियों में वाल्व नहीं पाया जाता है। यहां पर लिखिएगा वाल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरी। ठीक है, धमनियों में क्या होता है, वाल्व नहीं पाया जाता है। तो ठीक इसका उल्टा लिखिएगा इसमें वेन्स में कि सिरा में वाल्व मौजूद होता है। सिरा में वाल्व मौजूद होता है। ठीक है, लिखिएगा कि वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात है कि धमनियों में जो है वो वाल्व नहीं पाया जाता है और जो सिरा है उसमें वाल्व पाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण है कि धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो अधिक चाल और अधिक दाब से होता है। यानी कि ज्यादा प्रेशर होगा और ज्यादा स्पीड भी होगा। तो ब्लड के बैक फ्लो होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। यानी कि ज्यादा हाई प्रेशर से और ज्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से और हाई प्रेशर से अगर ब्लड का फ्लो हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस कम है। जब आपको मैं समझाऊंगा हार्ट का फिगर बनाकर, जब उसमें दिखाऊंगा तब ये स्पष्ट हो जाता है कि वाल्व कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, 4 वाल्व होते हैं और वो चारों कहाँ मौजूद होते हैं, सिराओं में मौजूद होते हैं। धमनियों में वाल्व नहीं होता है। धमनियों में वाल्व नहीं होने का क्या कारण है कि ज्यादा हाई स्पीड और हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है और बैक फ्लो होने के चांसेस कम होते हैं, और बैक फ्लो चांसेस होने के कम है इसलिए वाल्व नहीं होता है। लेकिन सिराओं में जो रक्त का परिवहन होता है कम चाल और कम दाब से होता है, जिससे बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सिराओं में वाल्व मौजूद होते हैं कि बैक फ्लो को क्या कर सके, रोका जा सके। आई होप इस दोनों बातों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, समझ जाइएगा कि धमनियों में वाल्व नहीं होता है, सिराओं में वाल्व मौजूद होता है। तो जो धमनियों में वाल्व मौजूद नहीं है इसलिए मौजूद नहीं होता है क्योंकि धमनियों में जो रक्त का प्रवाह है, रक्त का जो परिवहन है अधिक चाल और अधिक दाब से होता है, हाई प्रेशर और हाई स्पीड से होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। लेकिन जो सिराओं में, जब सिराओं की बात करते हैं तो सिराओं में रक्त का परिवहन कम चाल और कम दाब से होता है, यानी कि लो प्रेशर और लो स्पीड से होता है। तो इसमें ज्यादा स्पीड है, ज्यादा प्रेशर है तो बैक फ्लो के चांसेस, ब्लड के बैक फ्लो के चांसेस कम होता है। और यहाँ पर कम चाल और कम दाब होने के कारण यहाँ पर वाल्व मौजूद होते हैं ताकि बैक फ्लो को, यानी कि रक्त के बैक फ्लो को रोका जा सके। इस बात को समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर और पॉइंट्स बन रहे हैं, लिख लीजिएगा कि धमनियों में रक्त का परिवहन अधिक चाल तथा अधिक दाब से होता है। ठीक है, इसका उल्टा इसमें लिख लीजिएगा कि सिराओं में
रक्त का परिवहन कम चाल तथा कम दाब से होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को कि धमनियों में जो रक्त का परिवहन होता है अधिक चाल और अधिक दाब से होता है। यानी कि यहां पर फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज आर हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड। ठीक है, और सिराओं के लिए लिखिए कि फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन आर लेस प्रेशर एंड लेस स्पीड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि धमनियों में जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये क्या है? अपवाद है आपका, एक्सेप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर वेन्स में जो फुफ्फुस सिरा है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जिसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है और इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। फिर बताया कि धमनियों में वॉल्व मौजूद नहीं होता है, फिर कि सिरा में वॉल्व मौजूद होता है, प्रेजेंट है। ठीक है, सिराओं में रक्त का परिवहन कम चाल और कम दाब से होता है, जबकि धमनियों में रक्त का जो प्रवाह है वो अधिक चाल तथा अधिक दाब से होता है। ठीक है, और यहाँ पर समझ लीजिएगा इसमें बैक फ्लो होने के चांसेस कम है, लेकिन इसमें ब्लड के रक्त का बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक और बात यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु के पश्चात क्या धमनी और सिराओं में रक्त मौजूद होता है? तो इस बात को भी यहाँ लिख लीजिएगा कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, जब कोई इंसान डेथ कर जाएगा तब उस समय उसकी जो धमनियां हो जाती हैं वो खाली हो जाती हैं और जो वेन्स होता है उसमें ब्लड मौजूद होता है। तो एक पॉइंट ये भी बन रहा है, इसको भी लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि मृत्यु के पश्चात धमनियों में रक्त नहीं होता, यानी कि मृत्यु के पश्चात आर्टरीज में ब्लड नहीं होता है। ठीक, इसका उल्टा लिख लीजिए वेन्स में कि मृत्यु के पश्चात सिराओं में रक्त मौजूद होता है। ठीक है, यहां पर लिखिए आफ्टर डेथ ब्लड आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज। समझ गए कि मृत्यु के पश्चात धमनियों में रक्त का परिवहन नहीं होता है, रक्त नहीं मौजूद होता है। अब यहां लिख लीजिएगा कि आफ्टर डेथ ब्लड आर प्रेजेंट इन वेन। समझ में आ गया? आई होप, आशा करता हूं ये जो है आपको रक्त और सिराओं के बारे में बताया। एक और टॉपिक रह रहा है केशिकाएं। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में है। तो अब आगे हम लोग कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, इसको अब हम लोग देखेंगे, केशिकाओं को देखेंगे कि केशिकाएं क्या होती हैं। केशिकाएं जो होती हैं वो सबसे छोटी वसल्स होती हैं,
है ना, सबसे पतली सबसे महीन वेसल्स होती हैं, जो हमारे, अब कहने का मतलब है कि हमने आर्टरीज में पढ़ा और वेन्स में भी पढ़ा कि ये दोनों जो हैं ये मोटी होती हैं, जो थोड़ा कम मोटी हैं और थोड़ी कोई ज़्यादा मोटी है। तो हमारे बॉडी के देखते हैं कि सारे सेल्स, हमारे सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल्स होता है, जिसको हमें माइक्रोस्कोप से, इवन हमें क्या करना पड़ता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। तो वहां तक हर सेल्स के पास ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो, ब्लड का परिवहन हो, उसके लिए ये धमनी और सिराएं कैपेबल नहीं होती हैं, योग्य नहीं होती हैं कि वहां तक गहराई तक क्या हो, पूरे मसल्स के डेप्थ तक पहुंच पाए, है ना। तो उनका काम कौन करता है, तो कैपिलरीज करती हैं, यही केशिकाएं करती हैं। तो आपका जो हेडिंग होगा अब नेक्स्ट, इसको लिखिए कैपिलरीज, कैपिलरी, ठीक है, जिसको आप लोग केशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका नहीं है ये, केशिका है, ठीक है। कैपिलरी के बारे में बात हो रहा है कि कैपिलरी क्या होता है। तो कैपिलरी ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। कैपिलरी के लिए लिखिएगा कि ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज होती है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर के डेप्थ तक ब्लड का फ्लो या ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से होता है, ठीक है ना। कि और ये कैपिलरी जो होती हैं सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो धमनी और सिराओं को क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। जो धमनी तथा सिराओं को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, तो आर्टरी, वेन जो है यानी कि धमनी और सिरा, ये कैपेबल नहीं होती हैं कि हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चरल यानी कि जो संरचनात्मक इकाई है, यानी सेल्स की बात कर रहा हूँ, वहां डेप्थ में जाकर उसको ब्लड क्या करे, ट्रांसपोर्ट करके आए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कैपिलरीज, केशिका, जो बहुत ही पतली, जो बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच सके, वही होती है कैपिलरीज। और जो उनके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स हैं वहां पर क्या करें, ट्रांसपोर्ट करके आए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सबसे पहले जो होता है, जो धमनी होती है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, धमनियों के बारे में बात कर रहे हैं। कि जो धमनी है ना, ये आर्टरी है, और ये जो आर्टरी है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको प्योर ब्लड कह सकते हैं, प्योर ब्लड का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। किसके पास ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो कैपिलरी को देगी। किसको देगी, कैपिलरी को देगी। यहाँ पर ये किसको देगी, केशिका को देगी, ठीक है। किसको देगी, केशिका को देगी। और ये केशिका क्या करेगा कि शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। और वहां से हाँ, जो धमनी होता है, धमनियों क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं। और ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसको देगी, कैपिलरी को देगी। और कैपिलरीज इसको क्या करेगा, केशिका इसको क्या करेगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करेगा। और फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या करती है, ऑक्सीजन रहित, शरीर के क्या होता है,
विभिन्न हिस्सों से। वो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसको कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करके कहां पर पहुंचाती है, इसको सिरा के पास पहुंचाती है। किसके पास पहुंचाती है, ये सिरा के पास पहुंचा देती है, वेन्स के पास पहुंचा देती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि जो धमनी होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है और केशिकाओं को देती है। केशिकाओं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गहराई तक जाकर ब्लड का परिवहन कर देती है और वहां से जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट है उसको रिसीव करती है, ले यहाँ से इधर से शुद्ध रक्त लेके जाने का काम करेगी और उधर से ऑक्सीजन क्या बोलते हैं अशुद्ध रक्त लेकर वापस आने का काम करेगी और वो किसको दे देगी, सिरा। इस तरह से जो कैपिलरी है वो यहाँ पर आर्टरी, वेन और सिरा के बीच में क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। यही चीज मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो आपका अब ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम मैंने आपको बोला था कि डायग्राम से सारी चीजों को समझाऊंगा, तो अब ह्यूमन हार्ट का लास्ट एक डायग्राम रह गया है। अभी तक हमने जो भी ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है, तो एक अंतिम क्लास जो होगी, लास्ट क्लास जो होगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, डायग्राम बनाकर क्या करेंगे, ह्यूमन हार्ट को हम लोग देख लेंगे। जो भी चीजें अभी तक 2-3 क्लास में, पिछले 2-3 क्लास में आपको मैंने समझाया है और जो भी कॉन्सेप्ट इसको लिखवाया गया है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर बिल्कुल इजी वे में, इजी लैंग्वेज में सारी बातें आपको मैंने समझाई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।